आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के क्वेश्चन नंबर 1.8 से लेकर के 1.13 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यहाँ पर ये वेक्टर ई है, वेक्टर ई और ये वेक्टर डी एस, और ये क्लोज सरफेस पे है, इट इज ऑन अ क्लोज सरफेस इज जीरो ओवर अ सरफेस, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला ऑप्शन हमें ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। अब ये इस वर्ड को हाईलाइट करते हैं, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है सरफेस के हर एक पॉइंट पे और अंदर भी। तो इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज ले लूँ और यहाँ पर मैं एक आर्बिट्री शेप कोई ले लूँ, ये क्लोज सरफेस है, तो इसकी वजह से भी तो फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन यहाँ पर एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एग्जिट भी करेंगी। और जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो एंटरिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव, और लीविंग फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, और यहाँ पे फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर भी तो फ्लक्स जीरो है, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग है। अगला पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। कह रहा है यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म में तो नेट फ्लक्स जीरो होता है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अगेन वही लॉजिक, जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइन लीव करेंगी, बट नॉन यूनिफॉर्म में भी तो जीरो आ रहा है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी नेट फ्लक्स क्या आ रहा है, इस केस में जीरो आ रहा है। तो ये नेसेसरीली वर्ड जो यहाँ पे ऐड कर दिया है कि यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर हमारा चार्ज आउटसाइड है तो भी यहाँ पे जितनी एंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी, और अगर मान लीजिए चार्ज हमारा इनसाइड हो, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसकी वजह से भी नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो ही होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो चार्ज के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये दोनों चार्ज बराबर हैं तो इस प्लस क्यू की वजह से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इस माइनस क्यू की वजह से उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर भी आएंगी, तो फिर से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस। कह रहा है सारे चार्ज सरफेस के बाहर ही होने चाहिए। तो यहां पर तो हम देख रहे हैं कि अगर चार्ज हमारा सरफेस के अंदर भी है, नेट चार्ज जीरो होने की वजह से फ्लक्स फिर से क्या है, जीरो ही है। तो सरफेस के अंदर चार्ज तो हो सकता है। बातें क्लियर हो गई? ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑलवेज कंटिन्यूअस, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। चार्ज नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ऑप्शन बी और सी तो एक ही बात कह रहा है। सी कह रहा है कि चार्ज नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस होगी, और डी कह रहा है चार्ज हुआ तो कंटिन्यूअस होगी। मतलब अगर सॉरी डी वाला, तो अगर बी सही हुआ तो डी को भी सही होना पड़ेगा। अब समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये लाइन हो गई वाई एक्सिस। मैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करना चाहता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर।
यानी अगर मैं इधर पॉजिटिव मान लूं, भाई इसके इधर जो होगा डायरेक्शन होगा राइट साइड और इसके इधर जो होगा डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लीजिए यहां मैं दिखा दूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इधर जो भी पॉइंट है इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे तो राइट साइड ही होगी, इसके इधर जो भी पॉइंट है इन सब पे लेफ्ट साइड होगी। तो यहाँ हमारा एक्स है और वाई एक्सिस पे हमने दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहां पर ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, यहां पर ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। तो अगर मैं r इक्वल्स टू 0 पे बात करूं तो जैसे मैं 0 प्लस पे देख रहा हूं वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस पे देख रहा हूं तो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। यानी जहां पर चार्ज प्रेजेंट है यहां पर ग्राफ में ब्रेक आएगा, यानी एट द पॉइंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, अगर यही मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू, और ये लाइन हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये लाइन हो गई मेरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके राइट साइड जो भी पॉइंट होंगे इन सारे पॉइंट्स पे इसी की तरफ होगा, इसी की तरफ होगा। तो यहाँ मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना था, यहाँ भी मैं राइट साइड को ही पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड पॉइंट के लिए लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट वाले पॉइंट को राइट साइड है। तो फिर से हमारा क्या आ गया, r इक्वल्स टू 0 पे फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जहां पर भी चार्ज होगा वहां फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस होगी। और वही बात ऑप्शन बी भी कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, मतलब या तो केवल पॉजिटिव चार्ज हो या तो केवल नेगेटिव चार्ज हो। तो वन बाय वन हमें सारे ऑप्शंस को देखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्लोज इंटीग्रल, ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ds इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन एनी सरफेस। तो अगर मेरा चार्ज आउटसाइड हुआ, मान लेते हैं केवल प्लस का ही चार्ज है और यहां मैंने ये कोई क्लोज सरफेस ले लिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल। वो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इस सरफेस का फ्लक्स बताएगा और इस सरफेस से नेट फ्लक्स क्या है, जीरो ही है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इससे लीव भी करेंगी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू 0 इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। अगर चार्ज हमारा सरफेस से बाहर हुआ तो ये 0 तो आ रहा है, तो ये बात तो ठीक हो गई। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ई डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड। ये तो बेहद ही बकवास ऑप्शन हो गया, कह रहा है ई डॉट डी एस डिफाइन ही नहीं होगा। यहाँ तो डिफाइन तो करते ही हैं हम। भाई अगर मैं गॉस लॉ को ही देखूं तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि अंदर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। अगर अंदर मैं प्लस चार्ज लेके गॉस लॉ को प्रूव करूंगा तो फॉर्मूला आएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं माइनस चार्ज ले लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, तो कॉस 180 आएगा, तो उस केस में आएगा ई डॉट डी एस माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिफाइन तो हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वर इनसाइड द सरफेस। तो अगर सरफेस में होगा, तो जब हमने गॉस लॉ को प्रूव किया था तो हमने एक पॉइंट चार्ज लेके ही प्रूव किया था और आंसर यही आया था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी एंड डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कंसीडर ए रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज 0। तो यहां पर मैं एक रीजन ले रहा हूं, ये कोई रीजन है, करेक्ट, कई सारे चार्ज हैं, तो मैंने प्लस क्यू ले लिया, प्लस 2q ले लिया, प्लस क्यू और ले लिया, प्लस 2q ले लिया, और यहां मैंने माइनस 3q ले लिया और यहां पर मैंने माइनस q ले लिया, ये कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। अब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली 0। तो ऐसा तो नहीं होगा, आप डाइपोल का भी एग्जाम नेसेसरली बोल रहा है, मतलब होनी ही चाहिए। तो आप डाइपोल वाला एग्जांपल लेके देख लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब इसकी वजह से हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये ऑप्शन तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। अब इसको मैं एक अलग वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। अब यहां ध्यान से देखिए, सिग्मा क्यू आई जो होता है, जहां पे आई की वैल्यू मान लीजिए 1 से n है, इसको हम बोलते हैं मोनोपोल मोमेंट। इसको हम बोलते हैं मोनोपोल मोमेंट। सिग्मा क्यू आई आर आई, आई की वैल्यू 1 से n, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे ही और भी मोमेंट डिफाइन होते हैं, क्वाड्रपोल मोमेंट डिफाइन होता है, ऑक्टोपोल मोमेंट डिफाइन होता है। तो मैं आपको बेसिक सी बात बताऊं, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपके पास एक डाइपोल है, अगर आपके पास एक डाइपोल है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर आपके पास क्वाड्रपोल है, अगर आपके पास क्वाड्रपोल है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल आएगी। तो यहां पर यह कहना कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। तो अगर मैं मान लूं कि ये वाला टर्म जीरो नहीं है, मतलब सिस्टम का अपना डाइपोल मोमेंट है, वो जीरो नहीं है, तो फार पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट ही डोमिनेट करेगा, यानी तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ले लूं, तो यहां पर अगर मैं यहां पर ले लूं माइनस क्यू, और सेम डिस्टेंस पे यहां पर भी ले लूं माइनस क्यू, यहां पर ले लूं प्लस क्यू, और यहां पर भी ले लूं प्लस क्यू, जब आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो इसका डाइपोल मोमेंट आएगा माइनस से प्लस की तरफ लेफ्ट में, और ये माइनस से प्लस ये राइट साइड। अब डिस्टेंस सेम है तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो इस वाले एग्जांपल में सिग्मा क्यू भी जीरो है एंड सिग्मा क्यू आई आर आई भी जीरो है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो मोनोपोल वाले टर्म की वजह से होगी, ना तो डाइपोल वाले टर्म की वजह से होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्वाड्रपोल की वजह से। तो अगर ये एज्यूम किया जाए कि ये वाला टर्म तो जीरो है लेकिन ये वाला टर्म जीरो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ये हम फार पॉइंट की बात कर रहे हैं, काफी दूर वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैं एज्यूम करके चलूं, मैं इसमें यही एज्यूम कर चल रहा हूं, सिग्मा क्यू आई आर आई जीरो नहीं है, तो द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो डाइपोल में 1/r³ ही होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। द वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो। तो ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ही होती है, ये वो कंजर्वेटिव फील्ड लाइन है, तो क्लोज्ड पाथ में उनका वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर ये जीरो हुआ, अगर ये भी जीरो हो गया, सिग्मा क्यू आई आर आई भी जीरो हो गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा। अगर सिग्मा क्यू आई आर आई भी जीरो हो गया तो हमारा बी इनकरेक्ट हो जाएगा, और बी के इनकरेक्ट होते ही सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन इन दैट केस केवल हमारा ऑप्शन डी आएगा। केवल ऑप्शन डी तब आएगा जब हमारा सिग्मा क्यू आई आर आई भी जीरो हो, जो कि मैंने यहां पे डायग्राम बना के आपको शो किया है। अदरवाइज अगर ये मान लिया जाए कि सिग्मा क्यू आई आर आई जीरो नहीं है, जो कि ऑब्वियस भी है, क्वेश्चन बनाने वाले ने ये कहा है कि सिग्मा क्यू आई जीरो है, मोनोपोल मोमेंट जीरो है, तो अगर डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता तो वो जरूर बताता क्वेश्चन बनाने वाला। तो उसके हिसाब से डाइपोल मोमेंट को जीरो नहीं मानना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़िए। रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन द फिगर एंड गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, जिसका ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस यहां तक आर है, विथ चार्ज क्यू एट द सेंटर। देन हमसे पूछ रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो टोटल फ्लक्स तो होता है उसके अंदर का चार्ज। तो इस सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज आ रहे हैं, ये r/2 है, तो यहां से यहां तक r होगा तो अंदर ही आएगा। तो q -2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दिया जाएगा -q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²।
अगर इस सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट को ले लो, अगर मैं केवल इसकी वजह से बात करता तो इसकी वजह से ये r डिस्टेंस पे सारे पॉइंट हैं, माइनस साइन को हटा दूं एक पल के लिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस हम। अगर मैं केवल प्लस क्यू की वजह से बात करता तो ये पॉइंट भी r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट भी r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट भी r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट भी, सारे पॉइंट r डिस्टेंस पे हैं, तब ये आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पर तो 3 चार्जेस हैं और तीनों की वजह से हर एक पॉइंट पे सेम नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। तो 5q आउटसाइड लाई कर रहा है, और अगर ये आउटसाइड लाई कर रहा है तो इसकी वजह से जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस क्या करेंगी, लीव भी करेंगी, तो इसका फ्लक्स तो 0 ही होगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। तो -2q की वजह से हर जगह सेम होगा, तो नहीं होगा, ये वाले पॉइंट ज्यादा पास में है, ये वाले पॉइंट दूर हैं, अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है k टाइम्स चार्ज बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि अगर r चेंज होगा तो ई भी क्या होगा, चेंज होगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और इस क्वेश्चन का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, मैथमेटिकली इसको मैं सॉल्व करूंगा। फिलहाल इसके आंसर्स पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर एक रिंग है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है और ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। इसके सेंटर पे एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, इफ स्मॉल q is greater than 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring, it will be pushed back towards the center। तो अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो जितना फोर्स, अगर मैं यहाँ पर dq ले लूँ और यहाँ पर dq लूँगा, तो जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और ये चार्जेस भी सेम है, तो नेट फोर्स 0 है। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ डिस्प्लेस करूंगा, मान लीजिए मैं यहाँ लेके आऊँ तो इसके पास आ जाएगा, तो इसका फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, यानी इस पे नेट फोर्स सेंटर की तरफ ही आएगा। यहाँ ले जाऊंगा तो इसका फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ ही आएगा। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। इफ q इज लेस देन 0 एंड इट डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर। अगर ये नेगेटिव होगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये पॉजिटिव वाला इससे ज्यादा पास आ गया, तो अब तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। पहले यहाँ पर जब नेगेटिव था तो जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा था उतने फोर्स से ये भी अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे पास आ जाएगा तो ये वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो रिटर्न तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। इफ q इज लेस देन 0 इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस पर अगर हमारा x बहुत स्मॉल है, मान लीजिए x ये पॉइंट है और ये पॉइंट बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ(x) बाई R3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो फोर्स होगा वो होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स भी जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये तो SHM की कंडीशन है। अब देखते हैं ये रीस्टोरिंग है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो ये रिंग इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इधर करूंगा तो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, SHM ही रहेगा। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। Q at the center of the ring is in an unstable equilibrium within the plane of the ring for Q greater than 0। अभी हमने देखा कि Q जब ग्रेटर देन 0 है तो ये वापस वहीं पे आ रहा है, डिस्प्लेस करने पे वापस से सेंटर पे ही चला आ रहा है, तो ये तो इस प्लेन में क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।